जी, अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं आज। और आज हम इस चैप्टर की कुछ डेफ़िनेशंस और एक लॉन्ग क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास डेफ़िनेशन है मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द फोर्स दैट चेंजेस इट। मैकेनिक्स फिज़िक्स वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्कस करते हैं। हाउ एन ऑब्जेक्ट मूव, वो कौन सी फोर्सेस हैं जो उसकी मोशन को चेंज करती हैं, मोशन को इंक्रीज करती हैं, मोशन को डिक्रीज करती हैं, मूव करती बॉडीज को रोकती हैं। वो तमाम फोर्सेस और मोशन की जो टाइप्स हैं उसको हम स्टडी करेंगे मैकेनिक्स में। आगे है जी मैकेनिक्स की टू ब्रांचेस। मैकेनिक्स की टू ब्रांचेस हैं, एक है काइनेमैटिक्स और दूसरी है डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स आपका जो चैप्टर नंबर 2 है ये काइनेमैटिक्स से रिलेटेड है। और इसकी जो सेकंड ब्रांच है मैकेनिक्स की वो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, फिर डायनामिक्स है। काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन हम मार्क करते हैं तो कहता है काइनेमैटिक्स इज अ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरिंग टू द फोर्सेस। काइनेमैटिक्स में हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करते हैं लेकिन हम उसमें फोर्सेस को स्टडी नहीं करते जिसकी वजह से बॉडी मूव कर रही है या फिर जिसकी वजह से बॉडी की मोशन चेंज हो रही है। वो तमाम फोर्सेस को हम काइनेमैटिक्स में स्टडी नहीं करते। काइनेमैटिक्स में जस्ट हम मोशन को स्टडी करते हैं और उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डायनामिक्स की डेफिनेशन। तो डायनामिक्स क्या है? डायनामिक्स डील विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। डायनामिक्स में आप वो तमाम फोर्सेस पढ़ते हैं जो मोशन को अफेक्ट करती हैं। मतलब डायनामिक्स में आप फोर्सेस को स्टडी करेंगे और उनके मोशन पर क्या इफेक्ट्स हैं उसको स्टडी करेंगे। ये 3 डेफिनेशंस थी। इसके बाद है आपके पास स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। तो ये स्केलर की डेफिनेशन है और ये स्केलर की एग्जांपल्स हैं। ये यहाँ तक ये सब क्या हैं? स्केलर की एग्जांपल्स हैं। और इसके बाद आपके पास ये डेफिनेशन है वेक्टर की और ये वेक्टर की एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट से लेके फोर्स तक। ये वेक्टर की डेफिनेशन एग्जांपल्स हैं। इसके बाद यहाँ पर एक डेफिनेशन गिवन है जिसका नाम है मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन है और ये मैग्नीट्यूड एग्जांपल है। हाँ, अब इसको पढ़ लेते हैं। कहता है स्केलर। स्केलर को और वेक्टर को स्टडी करने से पहले आपको मैग्नीट्यूड समझना जरूरी है कि मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड इंक्लूड्स अ नंबर एंड एन अप्रोप्रिएट यूनिट। जिससे आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था मेजरमेंट। मेजरमेंट के दो हिस्से हैं, एक नंबर और एक उसका यूनिट। तो वो जो नंबर और यूनिट है अगर हम उसको इकट्ठा पढ़ेंगे तो हम उसको नाम देंगे किसका? मैग्नीट्यूड का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मार्केट में जाएं तो आप कहेंगे कि जी मुझे 1 kg 2 kg 5 kg शुगर चाहिए। ये नहीं कहेंगे मुझे शुगर दे दें। तो दुकानदार कहेगा कि आपको कितनी शुगर चाहिए, तो उसको बात समझ नहीं आएगी। आप कहेंगे केजी शुगर दे दो, वो पूछेगा कितने केजी, 1 kg 2 kg। तो केजी और साथ में उसका नंबर 1 2 4 5 जो भी जितनी भी क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड है, नंबर और यूनिट जब आप इकट्ठा बोलेंगे तो इसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड। ये थी जी मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल। आगे है स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस। तो स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस में डेफिनेशन है, कहता है स्केलर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डिस्क्राइब करना अगर जरूरी है, जिसको अगर डिस्क्राइब करना हो तो सिर्फ हम उसकी मैग्नीट्यूड के साथ डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो क्वांटिटी जिसको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर सकें वो क्या है? वो है स्केलर। और स्केलर के एग्जांपल्स हैं मास, डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, स्पीड, एनर्जी एंड टेम्परेचर। ये सब स्केलर की एग्जांपल्स हैं। और वेक्टर क्या है? वेक्टर ऐसी क्वांटिटी है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन बताना भी जरूरी है। For example, if we want to open a door by applying a force of 5 न्यूटन, अगर आप एक दरवाज़ा ओपन करना चाहते हैं और आप 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपको बताना ज़रूरी है कि आप डोर को ओपन करने के लिए पुश करेंगे या पुल करेंगे। मतलब बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे या अंदर की तरफ फोर्स लगाएंगे, ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करना हो तो साथ वैल्यू और यूनिट के साथ साथ आपको क्या बताना पड़ता है? उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो वेक्टर क्वांटिटीज को हम डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। तो वो क्वांटिटीज इनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत हो, उन्हें कहते हैं
वेक्टर क्वांटिटीज, और इनकी एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट एंड फोर्स एटसेट्रा। ये सब क्या हैं? वेक्टर की एग्जांपल्स हैं। ये था जी आपका सेकंड और थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद है जी आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन, आप पहले इसको कंसीडर कर लें। एक आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है symbolic method. Symbolic method to represent a vector. एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं। एक है सिंबॉलिक मेथड और एक है ग्राफिकल मेथड। जो आपका ग्राफिकल मेथड है वो आपकी एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन भी है, उसको हम देखते हैं अभी। तो हम पहले ये शॉर्ट क्वेश्चन में कवर कर लेते हैं क्या सिंबॉलिक मेथड को। तो सिंबॉलिक मेथड में आपके पास दो मेथड्स हैं। आप अगर वेक्टर को सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आपको कौन कौन से दो मेथड हैं जो आप अडॉप्ट करते हो, वो ये हैं। कहते हैं टेक्स्ट बुक में जब आपने वेक्टर को लिखना हो तो आप उसको बोल्ड फेस में लिख सकते हैं। जैसे आपको ये ए, वी और एफ लिखा नजर आ रहा है, ये सब बोल्ड लेटर्स में लिखे गए हैं। बोल्ड मीन आप देख सकते हैं कि पीछे वाली लाइंस जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनमें और इन तीन वर्ड्स में जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यही डिफरेंस इसको बोल्ड करता है। नेक्स्ट है जी इसका जो रिप्रेजेंट करने का मेथड है वो है एरो ओवर द सिंबल। अगर आप सिंबल ऑफ वेक्टर पर एरो लगा दें तो ये क्या बन जाता है? वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। सेकंड मेथड ऑफ सिंबॉलिक मेथड। सिंबॉलिक मेथड में आपके पास कितने मेथड हैं जी? दो। एक है आपके पास बोल्ड फेस लेटर और दूसरा है आपके पास ये स्मॉल एरो के साथ। तो आप वेक्टर को दो तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो सिंबल्स के जरिए, एक बोल्ड लेटर और दूसरा है स्मॉल एरो ओवर इट। जी ये आपका था जी सिंबॉलिक मेथड। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना ग्राफिकल मेथड, हाउ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। एक वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। हाउ अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट ग्राफिकली। ग्राफिकली आप इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका जो है इस चैप्टर का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन गिवन है जी। यहाँ से स्टार्ट होगा ये क्वेश्चन। अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरोहेड। स्ट्रेट लाइन विद एन एरोहेड, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर की। तो अगर आपने एक वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी? एक स्ट्रेट लाइन के जरिए। और स्ट्रेट लाइन के एक साइड पर एक जो है वो आपको क्या लगाना पड़ता है? एरो हेड लगाना पड़ता है। कहाँ पर? उसके एंड पे। तो ये जी इसकी मुकम्मल रिप्रेजेंटेशन है। आगे इसको मुकम्मल एक्सप्लेन किया हुआ है। कहता है जो वेक्टर की लेंथ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन सेगमेंट की लेंथ है वो हमें वेक्टर की मैग्नीट्यूड शो करेगी। लेंथ कम है तो मैग्नीट्यूड कम होगी, लेंथ ज्यादा है तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी। अकॉर्डिंग टू अ suitable scale, according to a suitable scale, while the direction of arrow indicates the direction of vector। तो ये एरो की जो डायरेक्शन है वो वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा। तो आपके पास दो चीजें हैं, एक है लाइन सेगमेंट की लेंथ, वो आपके वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, और जो एरो हेड की जो डायरेक्शन है वो है आपके पास वेक्टर की डायरेक्शन। ये था जी आपका वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ग्राफिकल मेथड। अब इसको एक्सप्लेन किया हुआ है आगे, तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं इसकी। कहता है टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। अगर हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस चाहिए होती हैं। कितनी लाइन चाहिए होती हैं? टू, जो कि आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। उन लाइंस को हम या तो कहते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, या फिर कहते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ये जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं ये किस लिए यूज होती हैं? वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए।
वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं और इसमें जो है वो आप इन लाइंस को या तो कहते हैं जियोग्राफिकल लोकेशंस कौन-कौन सी होती हैं, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट। और इसके बाद जो होती हैं आपके पास क्वाड्रेटिक प्लेन जो होता है आपके पास, कार्टेशियन प्लेन सॉरी, जो कार्टेशियन प्लेन है उसमें आप इन लाइंस को एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक आपके पास ये आ गई रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, दो लाइंस। उसके बाद है जहां पर ये दो लाइनें मीट करती हैं उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। ये ओरिजिन की डेफिनेशन है। तो ओरिजिन क्या है, वो पॉइंट जहां पर दोनों एक्सिस मीट करते हैं। कौन से एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है जी, जहां पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट करेंगे उस पॉइंट को कहा जाएगा ओरिजिन और इसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ओरिजिन की डेफिनेशन होगी। और कहता है इसकी जो डायरेक्शन है, वेक्टर इज ड्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन ऑफ द रेफरेंस एक्सिस टुवर्ड द गिवन डायरेक्शन। द डायरेक्शन इज यूजुअली गिवन बाय एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, थीटा के साथ। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो लाइनें यूज करते हैं और एंगल के साथ आप उसकी डायरेक्शन को शो करते हैं। और एंगल हमेशा, एंगल की जो मेजरमेंट है वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर किया जाता है। एंगल की डायरेक्शन कैसे है, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये था जी आपके पास आपका लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें आपने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का ग्राफिकल मेथड पढ़ा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद आप इनमें से कोई एक एग्जांपल ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल, यहाँ पे ये जनरल एग्जांपल है, एंगल थीटा शो किया गया है। यहाँ पर एंगल जो है वो 30 डिग्री है और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, ये आपके पास एग्जांपल नंबर 2 है। कोई भी एक एग्जांपल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कोशिश करें कि दोनों ही कर दें कि एक आ जाएगी उसमें जियोग्राफिकल लोकेशन शो हो जाएंगी और दूसरे में आपके पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कार्टेशियन प्लेन रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये था जी आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।